हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो पिछले रिएक्ट की सीरीज़ में हमने पढ़ा था बंडलर्स के बारे में। ठीक है। और काफ़ी पॉपुलर बंडलर हमने यूज़ किया था और उस बंडलर का नाम था पार्सल। ठीक है। पार्सल एक ऐसा बंडलर है। ठीक है। वो काफ़ी चीज़ें परफॉर्म करता है। ठीक है। थोड़ा सा हम देखेंगे पार्सल के बारे में आज, देन हम मूव ऑन करेंगे अपने कंपोनेंट्स की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो चुकी हैं ऑलरेडी एंड अब हम प्रोफेशनली थोड़ा सा मूव करेंगे। ठीक है। तो चीज़ें देखने से पहले पॉपुलर बंडलर के मैंने बारे में ऑलरेडी बताया था। देखो, बंडलर्स क्या होते हैं, जो हमारे कोड को, मैंने बोला था ऑलरेडी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे मेरा लोकली कोड मौजूद है। ठीक है। तो इसको हम प्रोडक्शन पे लाइव करते हैं। ये मेरा लोकल कोड है, इस कोड को मैं प्रोडक्शन पे लाइव करता हूँ। तो मान के चलो, ये जो लोकली कोड है वो 300 KB ले रहा है। टोटल साइज़ 300 KB है इसकी, लोकली जो हमने कोड किया है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अगर 300 KB का मैं यहाँ पे प्रोडक्शन पे लाइव कर दूँ तो इसका परफॉर्मेंस कितना रहेगा। मतलब ये जो मान के चलो ये वेबसाइट मैंने बनाया अपना, तो जब इस चीज़ को मैं प्रोडक्शन पे लाइव करूँगा तो ये 300 KB का जब लोड होगा तो काफ़ी स्लो लोड होगा। ठीक है। काफ़ी स्लो लोड होगा। इसकी जो लेटेंसी रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा लो रहेंगी। ठीक है। सॉरी, लेटेंसी हाई रहेगा इसका। लेटेंसी अपोजिट होता है। ठीक है। लेटेंसी हाई होगा एंड परफॉर्मेंट कम होंगी। ठीक है। एफिशिएंट कम होगा। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं कि जब हम ऐसे ही, मतलब अगर साइज़ ज़्यादा है हमारे फाइल का तो ऑब्वियसली ये सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए हम बीच में यूज़ करते हैं एक बंडलर। बीच में यूज़ क्या कर रहे हैं हम, बंडलर्स। ठीक है। बंडलर्स क्या करेंगे, कुछ फेमस बंडलर्स का नाम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ आप देखो, वेबपैक, बाबेल, वीट, ये सब जो है ना बंडलर्स हैं पॉपुलर। इन सब का काम एक ही है, कि ये जो फ़ाइल मैंने बनाई है यहाँ पे लोकली, जो मैंने फ़ाइल बनाई है जो 300 KB का है। ठीक है। इस फ़ाइल को वो क्या करेगा, बीच में बंडलर्स इसको मिनीफाई करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। ठीक है। इसको मिनीफाई करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। लेट्स से और भी चीज़ कर सकता है। ठीक है। हम देखेंगे। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इस भाई साहब के बारे में बात करें जिनका नाम पार्सल है, जो कि खुद में एक बहुत ही पॉपुलर क्या है, एक बंडलर है। ओके। तो हमने पिछले लेक्चर में इनिशियलाइज़ वगैरह किया था। ठीक है। हमने npm के बारे में देखा, npm क्या होता है, npx क्या होता है। npm क्या होता है बताओ, एक पैकेज मैनेजर है। और क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर है Node.js के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है। npx क्या है, नोड पैकेज एग्जीक्यूट। जब भी हम कोई पैकेज, मान के चलो ये मेरा कोई पैकेज है। ठीक है। कोई पैकेज को ही डिपेंडेंसी बोलता है। ठीक है। आप इसको लाइब्रेरीज भी बोल सकते हो। ठीक है। तो सारी चीज़ का मतलब सेम ही है। तो पैकेज को ये क्या करता है ना, एग्जीक्यूट करवाता है, रन करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है। पैकेज को देखने का काम किसका है, मान के चलो ये मेरा कोई पैकेज है, कोई डिपेंडेंसी है, इसका सारा डिटेलिंग किसके पास रहेगा, इसकी सारा डिटेल किसके पास रहेगा, npm के पास रहेगा। ठीक है। और जब भी मुझे कोई पैकेज चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, ये मेरा कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसमें मुझे कोई क्या चाहिए, एक पैकेज चाहिए। तो आपने सुना है ना कि आप लेट्स से npm के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, आप वीट के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। और भी काफ़ी सारे आते हैं, मैक में अलग रहता है, सब में बन करके भी आता है कुछ। ठीक है। तो ये सब तरीके हैं, ये क्या है, पैकेज मैनेजर्स। ठीक है। ये क्या है, पैकेज मैनेजर्स। आप इनके थ्रू कोई भी पैकेज को डाउनलोड कर सकते हो, ले सकते हो। और जब आप पैकेज को डाउनलोड करते हो ना,
मेरा ये लोकल प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट में मैं अगर डाउनलोड करूँ कोई भी लाइब्रेरी या फिर आप डिपेंडेंसी बोल लो, मान के चलो मुझे रिएक्ट लाना है, तो मैं क्या करूँगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट। ठीक है, क्या इंस्टॉल करना है, रिएक्ट। ठीक है, किस पैकेज के थ्रू करना है आपको, npm के थ्रू। जब ये कमांड मैं रन करूँगा ना, ये वाला कमांड जब मैं रन करूँगा तो ये npm.js वाले वेबसाइट पे जाएगा, npmjs.com, ये वाली वेबसाइट आप देख लेना। ठीक है, तो npmjs.com एक वेबसाइट है जहाँ से हमारा सारा पैकेज इंस्टॉल होता है। ठीक है, पैकेज लोकली इंस्टॉल होगा। समझ आ गई चीज़ें। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, हम अब पिछले लेक्चर में इनिशियलाइज़ कर लिया था हमने पार्सल को इंस्टॉल किया था सबसे पहले npm इंस्टॉल पार्सल के थ्रू, फिर उसको एग्जीक्यूट किया था npx parcel index.html। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इसी पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। ये सब चीज़ देखो, अगर एक बार क्लियर हो जाए ना, तो आप किसी से भी मतलब एज अ चैलेंज ले सकते हो कि हाँ मुझे सही से आता है, बंडल्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, वरना रिएक्ट में हर कोई देख रहा है, बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे मिल जाएंगे आपको जहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट्स के बारे में बताए, हुक्स के बारे में बताए। ठीक है, आ जाओ। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, इसका डेफिनेशन मैंने बताया था, डिपेंडेंसीज ऑफ डिपेंडेंसी। मतलब मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, मेरा कोई फ्रेंड मान लेता हूँ मैं, इसको मैंने अपने घर बुलाया। ठीक है, इसको मैंने अपने घर बुलाया, ये मेरा घर है, इस फ्रेंड को मैंने अपने घर बुलाया। मेरा यहाँ पे घर क्या है, यहाँ घर आप मान लो VS कोड। ठीक है, घर एक VS कोड है, तो VS कोड में मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। प्रोजेक्ट आप बर्थडे से रिलेट कर लो कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मेरा बर्थडे है। ठीक है, तो मैं अपने बर्थडे पे एक पैकेज को बुला रहा हूँ, इस पैकेज का नाम है रिएक्ट। ठीक है, लेकिन रिएक्ट क्या बोल रहे हैं, रिएक्ट को जब मैं बुलाऊँगा अपने घर तो ये बोलेगा भाई साहब मेरे कुछ और भी फ्रेंड्स हैं और ये फ्रेंड्स भी साथ आएंगे, ये फ्रेंड्स अगर मेरे साथ आएंगे तभी मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। तो मेरी डिपेंडेंसी क्या हुई, मेरी डिपेंडेंसी ये वाला फ्रेंड हुआ मेरा, लेकिन इस फ्रेंड के भी काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज़ हैं। समझ आई। तो मेरी डिपेंडेंसीज़ की अलग डिपेंडेंसीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। समझ आएगी, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज़ के बाद आपने अगर वो लेक्चर देखा है, किस चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ, JSX भाई साहब का, तो इस पे ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके आप लोग देख लो। ठीक है, क्योंकि वापस मैं नहीं चाहता कि सेम चीज़ को रिपीट करूं। हाँ, ऑब्वियसली ओवरव्यू दूंगा उस चीज़ का, JSX हम क्यों यूज़ करते हैं, और मेन रीज़न यही है कि क्यों ही यूज़ करते हैं इस चीज़ को हम रिएक्ट में, और JSX का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर अगर चर्चा करें तो JSX क्या है, जावास्क्रिप्ट एंड XML। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आई मुझे, ये रहा मेरा रिएक्ट। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। हम लोग पहले किस चीज़ में कोडिंग करते थे, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये HTML है, ये CSS है और ये जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड रहते थे और इसके मदद से हम क्या करते थे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते थे, राइट। लेकिन जावास्क्रिप्ट की क्या है, एक लाइब्रेरी आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ से चेंज हुई कि मेरे पास जो ब्राउज़र है मेरा, मान के चलो आप क्रोम ब्राउज़र को इमेजिन करो, मेरे पास एक क्रोम ब्राउज़र है। ठीक है, अब ब्राउज़र में क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, ये बताओ। ब्राउज़र में दो चीज़ें होती है,
ठीक है। ब्राउज़र की अगर बात करूँ, दो चीज़ें हैं इसके पास एक है आपका, क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को, इसको हम बोलते हैं जेएस इंजन, ठीक है। इस पे प्रॉपर एक लेक्चर हो चुका है हमारा, ठीक है। प्रॉपर एक लेक्चर हो, बहुत लेक्चर्स हो चुके हैं यार जावास्क्रिप्ट इंजन पे। इसका नाम V8 है, अगर आप जानते हो तो, अगर आपने वो लेक्चर देखी है मेरी तो काफ़ी डीप में बताया मैंने, ठीक है। तो ये है जावास्क्रिप्ट इंजन, प्लस इसके पास कुछ APIs की सुपर पावर्स होती हैं, ठीक है। ये क्या है APIs, ये क्या है APIs, ठीक है। इसके पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं। तो पहले सिनेरियो क्या था, ठीक है, ये वाला सिनेरियो की अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट के को समझ आती थी, ब्राउज़र को समझ आती थी कि जावास्क्रिप्ट क्या है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंजन है उसके पास, तो जावास्क्रिप्ट का कोड ऑब्वियसली वो समझेगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का इंजन ब्राउज़र में ऑलरेडी एम्बेडेड है, ध्यान से सुनो, इसलिए उसको जावास्क्रिप्ट का हर एक कोड समझ आ रहा है, ये कोड समझ आ रहा है। किसको? ब्राउज़र को, क्योंकि ये सारी चीज़ जावास्क्रिप्ट में लिखते थे हम पहले। अब क्या कंडीशन है, अब दिक्कत ये है कि जो हम रिएक्ट में लिख रहे हैं, अब बात करो आप रिएक्ट की, तो रिएक्ट में जो हम देख रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो हम लिखते हैं रिएक्ट की भाषा में, ठीक है, रिएक्ट की APIs को यूज़ करके। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट रूट करके फिर रूट से रेंडर करवाते हैं हम। तो वो जो लैंग्वेज थी वो रिएक्ट में प्रॉपर थी, ठीक है। रिएक्ट APIs को यूज़ करके हम कोई भी एप्लीकेशन बना सकते थे, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये आई कि जब हम रिएक्ट में प्रॉपर कोडिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ जावास्क्रिप्ट इंजन को समझ नहीं आई, ये चीज़ जावास्क्रिप्ट इंजन को समझ नहीं आती है। ये जो लैंग्वेज हम लिखते हैं तो ये लैंग्वेज जो है जावास्क्रिप्ट इंजन को समझ ही नहीं आती कि भाई आप लिख क्या रहे हो। तो इस लैंग्वेज को समझाने के लिए जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट और HTML, ध्यान से सुनो, जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा एक JSX, जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एंड XML। अब JSX क्या है वो समझो। JSX अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आप बोलोगे इट इज़ जस्ट एन HTML एलिमेंट, ठीक है। JSX क्या है, एक HTML एलिमेंट है, ठीक है। JSX एक HTML एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, JSX इज़ नॉट एन HTML, ठीक है, इट इज़ नॉट एन HTML एलिमेंट। JSX इज़ जस्ट क्या है हमारे पास, JSX जस्ट अ HTML लाइक सिंटेक्स, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन HTML लाइक सिंटेक्स, समझ आ गई चीज़ें। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय JSX, तो JSX जस्ट स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट एंड XML and it is just like an HTML syntax but it is not properly HTML। लेकिन इसके पीछे का सिनेरियो जब मैं बताऊंगा, देखो JSX ब्राउज़र को समझ आ रही है, JSX अब एक ऐसी लैंग्वेज बन गई है जो ब्राउज़र बोल रहा है कि हाँ भाई अब मैं JSX समझ रहा हूँ। तो पहले वाली दिक्कत नहीं है अब, लेकिन अब वाली वो चीज़ें समझ रहा है ब्राउज़र, ठीक है। तो अब आ जाओ JSX के ऊपर, इतना हमने देख लिया, अब आ जाओ नीचे। तो JSX क्या है, जस्ट एन HTML लाइक सिंटेक्स, ओके। अब आपको पता है मैंने एक बंडलर यूज़ किया है जिसका क्या नाम है, पार्सल, ठीक है, पार्सल। अब एक और लाइब्रेरी है, ठीक है, ये एक और लाइब्रेरी मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। इस लाइब्रेरी बोल लो आप, पैकेज बोल लो या डिपेंडेंसी बोल लो, इसका नाम है बाबेल बोलो, बेबेल बोलो, कुछ भी बोल लो, लेकिन चाहे बुलबुल बोल लो आप, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाबेल क्या करता है, बाबेल का मेन काम ये है, ध्यान से सुनो, कि हम कोड तो किस में लिख रहे हैं,
हम कोड लिख रहे हैं JSX में, हम कोड लिख रहे हैं JSX में। ये क्या करेगा बाबिल भाई साहब, ये JSX को कन्वर्ट करेगा, ये JSX को कन्वर्ट करेगा रिएक्ट के कोड में, ठीक है। और फिर ये रेंडर करवाएगा हमारे ब्राउज़र पे। आप जब ये JSX का कोई भी कोड लिखते हो, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे H1 लिखूँ, H1 हेलो, ठीक है, और यहाँ पे H1 का मैं क्लोज़ करूँ अगर, ठीक है, तो ये जो JSX है हमारा, ये जब आप कंसोल लॉग करवाओगे, जब आप कंसोल डॉट लॉग करोगे, क्या ये एलिमेंट मान के चलो, कुछ भी एलिमेंट में ले लो, तो मान के चलो ये एलिमेंट जब आप कंसोल करवाओगे तो ये आपको क्या देगा, तो ये आपको रिज़ल्ट में क्या देगा। आप सोच रहे हो कि मुझे एक एलिमेंट मिलेगी JSX, नहीं भाई, ये एक ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे, ये एक ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे, और इस ऑब्जेक्ट में हमारा ये कोड आएगा। समझ आई चीज़ें? मतलब जो मैं JSX में लिख रहा हूँ, जो मैं JSX में लिख रहा हूँ, वो बाबिल भाई साहब, वो ये भाई साहब उस चीज़ को रिएक्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ब्राउज़र को क्या चाहिए, अगर मैं रिएक्ट में काम कर रहा हूँ तो रिएक्ट कोड चाहिए, ठीक है, लेकिन ब्राउज़र को JSX चाहिए क्योंकि वो समझना चाहता है कि हम क्या लिख रहे हैं, ओके। लेकिन बीच में क्या करेंगे, बाबिल भाई साहब आएंगे और बोलेंगे ठीक है, आप जो भी JSX में लिखोगे हम उसको कन्वर्ट कर देंगे रिएक्ट वाले कोड में, ठीक है, रिएक्ट कोड में लिखेंगे और ब्राउज़र को रिएक्ट समझ आ जाएंगे फिर, ठीक है। इतना काम है बाबिल भाई साहब का। अगर आपको और डेप्थ में देखना है तो चलो लेके चलता हूँ मैं, आपको आ जाना है बाबिल वाले वेबसाइट पे, और यहाँ babil.js.io है, यहाँ पे देखो बाबिल इज़ अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। मैं ये बोलना भूल गया था, वैसे तो याद था मुझे। बाबिल क्या एक जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, यहाँ देखो पुट इन नेक्स्ट, ये एक लाइक कंपाइलर है जो क्या करेगा, आप जो भी यहाँ चीज़ लिखोगे, ठीक है, आप लेट्स से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे HTML का सिंटेक्स लूँ, होल्ड ऑन मेरा किधर है ये, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, मेरा ये कीपैड शायद काम नहीं कर रहा है और ये ऑप्शंस भी कम दे रहा है मुझे, तो बाद में देखेंगे, ओके। यहाँ पे आप मान के चलो लेफ़्ट हैंड साइड आप कुछ भी लिखोगे, आप लेफ़्ट हैंड साइड कुछ भी लिखोगे तो उसका क्या करेगा, ये राइट हैंड साइड में रिएक्ट का कोड दे देगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, चलो अब मेरा कीबोर्ड एक्सेसिबल है, एंड अब मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड एक H1 का लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, ठीक है। आप राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में क्या हुआ, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट दिख रहा है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड यहाँ पे H1 का एक टैग बना, और बीच में याद है आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि तीन आर्ग्यूमेंट लेता ही है। फर्स्ट रहेगा आपका टैग, सेकंड रहेगा एक एट्रीब्यूट्स, अगर क्लास आईडी कुछ देना है तो एट्रीब्यूट्स में डिफाइन करो, और थर्ड प्लेस जो है हमारे पास वो है किस चीज़ का, वो है ये हेलो जो आ रहा है, ये क्या है, ये मैसेज है जो हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को और सही से लिखूँ, लेट एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो सेम चीज़ करेगा ये, ओके। और ये क्या है जो मैं लिख रहा हूँ, वो JSX है, लेकिन इस चीज़ को वो रिएक्ट वाले कोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो बाबिल का यही काम है, बाबिल इज़ अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, और कंपाइलर ना बोल के आप इसको ट्रांसपाइलर भी बोल सकते हो, ठीक है, ट्रांसपाइल करता है कोड, समझ आ गई। और आपको देखना है तो इसके गिटहब वगैरह पे चले जाना और दिख जाएगा आपको सारा डिटेलिंग में, समझ आ गई। तो ये थी हमारी बाबिल की चीज़ें। तो हमने क्या देखा, हमने बंडल्स के बारे में देखा, हमने JSX के बारे में देखा, एंड अब जो हम देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ओके। मैं चाहता हूँ हर चीज़ डीप में कवर करूँ और भले टाइम लगे, बट आप सीखो। अब आ जाओ वापस, देखो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब आ जाओ कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे रिएक्ट में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारे लिए।
आ जाओ देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। ऐसा मत समझना कि मैं कोड नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर कोडिंग करेंगे अपन सारी चीज़ से रिलेटेड। ओके, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बहुत बार आपकी इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स इन रिएक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। ओके, तो आपको बस इतना बोलना है कि पहले तो हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स एक रीयूजेबल, कंपोनेंट्स आर अ रीयूजेबल block of code that returns a JSX कोड। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक रिएक्ट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि रिएक्ट में कंपोनेंट्स का दूसरा मतलब होता है कि क्या है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जो रिटर्न क्या करता है, जो रिटर्न करता है कि JSX का कोड। ठीक है, अच्छा JSX के डेप्थ में मैं नहीं गया, एक और चीज़ थी JSX में कि ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एक्सएमएल का क्या होता है फुल फॉर्म, सब चीज़ पढ़ो, सब चीज़ छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। एक्सएमएल का होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML के बारे में आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती थी ना, कि वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन इसका काम होता है मेनली डेटा स्टोरेज का। और HTML में क्या था, डेटा रेंडरिंग का। डॉम पे क्या HTML का बस ये काम था कि डॉम पे अच्छा से वो रेंडर करवा सके चीज़ों को। ठीक है, वो ऐसा मार्कअप लैंग्वेज था। लेकिन ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, तो ये डेटा स्टोरेज प्लस रेंडरिंग करवाता है। ठीक है, ये सब बहुत डेप्थ की चीज़ें हैं, आप जानो इस चीज़ को, आप रिसर्च कर लेना। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाऊँ आप उस पर रिसर्च करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, इन डेप्थ में बनाओ, ताकि 2 साल बाद भी पढ़ो तो हाँ अच्छे से पढ़ा था हमने। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं भाई साहब हमारे, ये दोनों मिलके ब्राउज़र को समझाते हैं कि हम क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो ये सब चीज़ हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स हमने देखा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स आर बेसिकली reusable block of code that returns a JSX code. Okay, JSX code. तो what are different types of components? कंपोनेंट्स के बारे में हर चीज़ मैं चाहूँगा कि समझो। तो यहाँ देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, कोई भी पूछे, ध्यान से सुनो, कोई भी पूछे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, तो बेसिकली कैंडिडेट्स क्या बोलते हैं या मैं भी क्या बोलता हूँ कि 2 तरीके के होते हैं। एक फंक्शनल कंपोनेंट, लिख देता हूँ मैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा होते हैं क्लास कंपोनेंट, और तीसरे कंपोनेंट जो होते हैं ना, वो बोलते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। अब आप बोलोगे यार हायर ऑर्डर मैंने सुना ही नहीं रिएक्ट में, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सुना तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम रिएक्ट में पूरा जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करते हैं, इसलिए हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स को रिएक्ट में भी इंक्लूड करते हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को। और क्लास कंपोनेंट जो है वो डेप्रिकेट हो चुकी है, वो डेप्रिकेट हो चुकी है। डेप्रिकेट होने का मतलब आउटडेटेड हो चुकी हैं। आउटडेटेड का मतलब पुराना हो चुका है कुछ रीज़न से। ठीक है, कुछ रीज़न से। फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, न्यूअर वे। ठीक है, न्यूअर वे ऑफ राइटिंग कोड। अब मैं सिनेरियो बताता हूँ। सिनेरियो ये है कि पहले ज़माने में सारा जो कोड लिखी जाती थी वो क्लास कंपोनेंट में लिखी जाती थी। ठीक है, ध्यान से समझना, पहले जो प्रोजेक्ट बनता था वो क्लास कंपोनेंट में ही बनता था,
लेकिन क्लास कंपोनेंट में काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई, क्लास कंपोनेंट में चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते गई। ओके। और फंक्शनल कंपोनेंट में जब हुक्स का कॉन्सेप्ट आया, ध्यान से समझो, ये बहुत ही डेप्थ का चीज़ है। फंक्शनल कंपोनेंट में जब हुक्स का कॉन्सेप्ट आया, तब से हमारा जो क्लास कंपोनेंट है वो डेप्रिकेट हो गया। तो मेन रीज़न क्लास कंपोनेंट का डेप्रिकेट होने का कारण क्या है कि हुक्स का कॉन्सेप्ट फंक्शनल कंपोनेंट में आया। ठीक है, क्या रीज़न है? फंक्शनल कंपोनेंट में जब हुक्स का कॉन्सेप्ट आया तो क्लास कंपोनेंट डेप्रिकेट हो गया। क्लास कंपोनेंट में क्या था ना सिनेरियो कि हर चीज़ के लिए आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए अलग कोड लिखो। ठीक है, अलग कोड लिखो जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता था। आप डेटा मैनेज के लिए, डेटा जो स्टोरेज होता है, डेटा स्टोरेज, ठीक है, आप उसके लिए अलग करो। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं ना, ठीक है, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए सिंपल हमें हुक्स मिले। हुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इतना भी नहीं सोचना। ठीक है, तो इस चीज़ को, कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए हमें फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स का कॉन्सेप्ट मिला। तो हुक्स के आने की वजह से सारे यूजर्स हुक्स में चले गए, फंक्शनल कंपोनेंट में चले गए, तो क्लास कंपोनेंट इसलिए डेप्रिकेट हो गया। ठीक है, फेसबुक वालों ने ऐसा नहीं बोला है कि क्लास कंपोनेंट हम यूज़ नहीं करते। काफ़ी पुरानी कंपनीज जो है ना, जिनके प्रोजेक्ट्स अभी भी क्लास कंपोनेंट में चलते हैं। ठीक है, काफ़ी ओल्ड कंपनीज जो हैं अभी भी उनके क्लास कंपोनेंट में ही प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो चुका है क्लास कंपोनेंट, ऐसा नहीं सोचना। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट 99% यूज़ होता है। ठीक है, और हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसको अभी पेंडिंग स्टेट में रखो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे पहला फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में, और इसके बारे में हम डेप्थ में चीज़ें देखेंगे। फंक्शनल कंपोनेंट को कितने तरीके से लिख सकते हैं और इसके ज़्यादा क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और फंक्शनल कंपोनेंट में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। कंपोनेंट कॉम्पोजिशन है, इनफाइनाइट लूप कैसे चलता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँ। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है तो टाइम निकाल के आया करो। ऐसा अगर आप चाहते हो कि 10 मिनट या 20 मिनट में सीख लूँ तो प्लीज़ मत देखो फिर उस केस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय बाय।